नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने फिर एक ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं जो हमारे दुश्मन देश चाइना के गंदे, गलत और आक्रामक इरादों को स्पष्ट करता है और उस पर सरकार लचीले रवैये के लिए पिछले 10 साल तक जो अपनाती रही वो जाते जाते भी नहीं सुधर रही है। भारत का एक डेलीगेशन जो चाइना जा रहा था, जिसमें अरुणाचल के भी लोग थे, चाइना ने उनको छोड़कर बाकी लोगों को वीजा दे दिया और कहा कि अरुणाचल के लोगों को वीजा की जरूरत नहीं क्योंकि हमारे देश का हिस्सा है और कभी भी चाइना में आ सकते हैं। इस गंदी हरकत के खिलाफ सरकार ने कड़े कदम नहीं उठाए, लेकिन सरकार के एक मंत्री ने इस डेलीगेशन को रोकने और इस विषय पर कार्रवाई की बात तक केवल कही है, लेकिन इसके ऊपर सरकार ने अभी तक कोई कड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी है। सरकार की तमाम यंत्रणा, राजनीतिक यंत्रणा, ब्यूरोक्रेसी चुनाव में लगी हुई है और चाइना के विषय पर कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं कि चुनाव के धामधूम में, इस चुनाव के पूरे माहौल में इतना बड़ा मुद्दा पीछे न छूट जाए और हम हमेशा आपके सामने चाइना की गंदी हरकतों को, पाकिस्तान की गंदी हरकतों को, इस देश के दुश्मनों की गंदी हरकतों को लेकर आते रहते हैं। इस विषय को हम ना भूले, इसलिए आज हम आपके सामने इस मुद्दे को लेकर आ रहे नजर आते हैं। लहू से हम लिखेंगे अपनी दास्तां, जालिमों से छीन लेंगे ये ज़मीं ये आसमां। बॉलीवुड की इस फिल्म में चीन के साथ युद्ध की जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, कुछ वैसे ही हालात इस समय भी चल रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन ने एक बार फिर अपना पुराना रवैया दोहराया है। हठधर्मी चीन ने भारत से कहा है कि वे यूथ एक्सचेंज डेलीगेशन प्रोग्राम में अरुणाचल प्रदेश के युवाओं को न भेजें। मतलब साफ है, चीन अरुणाचल प्रदेश को मान्यता देने से इनकार कर रहा है। हालांकि यूथ अफेयर मिनिस्ट्री ने चीन के इस बयान पर सख्त आपत्ति जताई है और नौबत इस कार्यक्रम को रद्द करने तक आ पहुंची है। एक अंग्रेजी अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक युवा मामलों के मंत्री जितेंद्र सिंह ने विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद को इस मसले पर चिट्ठी लिखते हुए कहा है कि यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम को तब तक रद्द कर देना चाहिए जब तक चीन अपनी शर्त वापस नहीं लेता। आपको बता दें कि जितेंद्र सिंह युवा मामलों के अलावा रक्षा राज्य मंत्री भी हैं। उन्होंने विदेश मंत्रालय को भेजे अपनी चिट्ठी में लिखा है, मेरा मानना है कि चीन का ये कदम उकसाने वाला है और उसने अरुणाचल प्रदेश को लेकर भारत की स्वायत्तता को चुनौती देने की कोशिश की। चीन जाने वाले डेलीगेशन में अरुणाचल प्रदेश के युवाओं को शामिल किया जाना चाहिए और यदि बीजिंग इसके लिए तैयार नहीं होता तो इस कार्यक्रम को भी रद्द कर देना चाहिए। ये पहली बार नहीं है जब चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर अपनी दावेदारी दिखाई है। 1962 के युद्ध के बाद चीन कई बार नापाक इरादे दिखा चुका है, लेकिन देश की सोइस सरकार इसे गंभीरता से नहीं ले रही है। अगर ऐसा ही होता रहा तो आने वाले दिनों में कई देश भारत पर दबाव बना सकते हैं। कल हो सकता है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देश भारत पर दबाव बनाकर भारत के कई हिस्सों पर शिकंजा कस सकते हैं। चलिए आपको सुनाते हैं अपनी नापाक इरादों को दिखा चुके चीन पर पहले भी क्या कुछ राजनीतिक गलियारों में कहा गया था। एक बार जब हुआ था 1952 में तो पूरा देश खड़ा हो गया था। अब प्रेस के बारे में भी हम कहते हैं कि ठीक है, मुद्दा वो भी है, लेकिन चीन ने जो कब्जा किया, मैं बोल रहा हूँ 8 साल से लगा था, इसको गंभीरता से क्यों नहीं लेते? उसके अंदर रिकॉर्ड है। भारत को, चीन को उसी भाषा में जवाब देना चाहिए और मुझे नहीं लगता, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि भारत सरकार क्यों बार बार झुकती रहती है। चाइना बहुत क्लियर मैसेज दे रहा है आपको, जो रिसेंट वाकया हुआ है कि आपकी औकात क्या है, वो आपको नीचा दिखा रहा है। वो हर जगह आपको बिलिटल करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि आपका एक्शन नहीं आएगा, रिएक्शन नहीं आएगा। और अगर एक्शन रिएक्शन आएगा तो आप इतनी पॉलिटिकल विल आप में नहीं है, उसको आप एकदम एंड तक कैरी कर पाएंगे। आप अपनी मिलिट्री को बार बार डीमोरलाइज कर रहे हैं उनके हाथ बांध के, और उसका नतीजा और मुआवजा इस देश को एक दिन देना पड़ेगा।
द्विपक्षीय रिश्तों के लिए ये बहुत ही नकारात्मक होगा कि अगर बार बार इस प्रकार का इंट्रूजन होगा और एक जानकारी नहीं होगा एक हमारे जैसे देश में, और चीन के तरफ से ये धारणा बन जाती है कि वो जितना सैनिक दबाव से आगे बढ़ सकते हैं वो बढ़ेंगे और भारत के तरफ से किसी प्रकार का रिस्पांस नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमको सैनिक तनाव बढ़ाना चाहिए, परंतु हमको राजनीतिक दृढ़ता जो है साबित करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तानी फौजें कमजोर हैं, वो न तो किसी से डरती हैं और न ही किसी से युद्ध में पीछे हटेंगी, लेकिन इस सोइस सरकार ने देश को अपंग बना दिया है। आज वक्त है पूरे दुनिया को भारत की शक्ति से रूबरू कराने की, दुश्मनों को दिखाने की कि ये 1962 वाला भारत नहीं है, बल्कि 21वीं शताब्दी का एक मजबूत देश है। हर एक हमले का करारा जवाब देने के लिए भारत पूरी मजबूती से तैयार है। दुनिया को बताने का वक्त आ गया है कि भारत आकाश से लेकर पाताल तक इतना मजबूत है कि किसी भी दुश्मन को नेस्तनाबूद कर सकता है। भारत को अपने दुश्मनों को बता देना चाहिए, अगर तुमने हमारी सरहदों पर तिरछी निगाहें भी गड़ाई तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। बता देना चाहिए कि हम वो देश हैं जो स्वदेशी तकनीक से आज मंगल ग्रह तक पहुंच चुके हैं। हम वो देश हैं जो एशिया महादेश के किसी भी हिस्से को अपने एक मिसाइल के रेंज में रखते हैं। सुधीर कुमार, सुदर्शन न्यूज। मिसाइल तो सक्षम है लेकिन नेतृत्व सक्षम नहीं है और उसका परिणाम देश भुगत रहा है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। सुरेश जी नमस्कार, मैं आलोक तिवारी बोल रहा हूं दिल्ली से। हाँ सुरेश जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इस तरह के प्रोग्राम लेके आते हैं जो वास्तव में देश से जुड़े हुए राष्ट्रहित के मुद्दे हैं, और आपको इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपका जो ये जज्बा है देशभक्ति का, ये कहीं से भी किसी भी प्रकार से कम न होने पाए। और एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ सुरेश जी कि जवाहरलाल नेहरू की एक गलती की वजह से, हिंदी चीनी भाई भाई की वजह से आज हमारे देश का अक्साई चीन का हिस्सा चीन के कब्जे में है। अभी फिर भी इतना बड़ा मुद्दा हो जाने के बाद भी इस तरह से सरकार हमारी चीन के मामले पे इस तरह से लापरवाही क्यों कर रही है? आखिर रोज सुनने में आता है कि चीनी सेना इतने किलोमीटर आगे आ गई, अपना पत्थर पे निशान छोड़ के चली गई। आखिर इस तरह के मुद्दे पे सरकार इतनी लूज क्यों है? कौन इसके पीछे, क्या चाहती है हमारी सरकार? और चाहे जो लोग पावर में बैठे हुए हैं, आखिर उनका मकसद क्या है? वो क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? इस देश की सीमाएं सुरक्षित क्यों नहीं की जा रही हैं? इधर पाकिस्तान घुसता है, कभी कभी चीन घुसता है, कभी बांग्लादेश धमकी देता है, कभी म्यांमार धमकी देता है। मतलब आखिर ये क्या हो रहा है देश के सुरक्षा के साथ? बिल्कुल, धन्यवाद। पहले प्रधानमंत्री नेहरू की गलती आज तक हम फॉलो भी कर रहे हैं, भुगत भी रहे हैं और सुधरने को भी तैयार नहीं है। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए। हेलो। हाँ हाँ सुरेश जी नमस्कार, जय हिंद। बोलिए। मैं अशोक पंचाल दिल्ली सादरा से बोल रहा हूँ। मैं सुरेश जी, हम लोग जो मतलब पाकिस्तान का जो हम लोग जो छोटी छोटी हरकतें जो है ना, पाकिस्तान की छोटी नहीं है, बड़ी है वैसे, लेकिन इनको हम अगर सहन करेंगे तो चाइना के अपने आप ही हिम्मत बनेगी। और चाइना जो है मतलब सिर्फ हमारी एक कांग्रेस की नीति की वजह से ही मतलब आज अपने आपको जो है बहुत बड़ा वो समझ रहा है। और जो कांग्रेस है ना, ये कांग्रेस का खात्मा होना चाहिए। जब जाके आज मुद्दे पर फोकस करके अपनी बात को रखिए, केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप मत करिए। हालांकि कांग्रेस की नीति का ही परिणाम है कि ये बात हुई है। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? हेलो हेलो, हम यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोलचाल।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हमारे दुश्मन देश चाइना की करतूतों का, काली करतूतों का, हरकतों का, और उस हरकत पर दिल्ली की ना हरकत का, और देश के चुप रहने का। और इसलिए इस मुद्दे पर हम चाहते हैं कि देश हरकत में आए तो चाइना की हरकतें बंद हो। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ जी सर, सुरेश जी जय हिंद। मैं सुरेश जी सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये आपका साधुवाद वाला काम है और इसका लिए बहुत हम सारे भारतवासियों की वजह से आपका धन्यवाद है। और मैं ये बताना चाहता हूँ जो चीन है हमें हर तरफ से घेर रहा है। एक्साइज ड्यूटी वगैरह में ये अपने प्रोडक्ट्स, सस्ते वाले प्रोडक्ट ला रहा है जिसकी वजह से हमारा मार्केट खत्म कर रहा है। दूसरी तरीके से ये अपने इन तरीकों से हमारे जो सैनिक हैं और हमारी जो जनता है उनकी भावनाओं को खत्म कर रहा है। तो ये सोनिया गांधी की सरकार और ये कांग्रेस की सरकार ये चाह क्या रही है कि पूरा इंडिया एक तरीके से बर्बाद हो जाए, और जब ये लोग देश को छोड़ के जाएं तो देश में कुछ हो ही ना, क्योंकि इन्होंने हमारा डोमेस्टिक मार्केट भी खत्म कर दिया एक तरीके से। और ये सेना का मनोबल और जो कब्जा कर रहे हैं हमारी जगहों पर, वो पूरी तरीके से बर्बाद करने की कोशिश है ये। बिल्कुल, धन्यवाद। ये पूरी तरीके से बर्बाद करने की कोशिश है, लेकिन एक अणुबॉम्ब डालकर, एक न्यूक्लियर ब्लास्ट करने के बजाय जो एक ऐसे इंसिडेंट्स को लगातार किया जा रहा है और दिल्ली उस पर कोई प्रतिसाद नहीं देती है, कोई प्रतिक्रिया नहीं देती है, और उसकी चुप्पी का मतलब कायरता लिया जाता है। और चाइना इस कायरता के खिलाफ अपने षड्यंत्र को और आगे बढ़ा रहा है। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ सुरेश जी बोलिए। जय हिंद जी। ये मैं पूछना चाहती हूँ, ये देश में हिंदी चीनी भाई भाई, देश के अंदर तो बंटवारे इतने हो रहे हैं, देश के बाहर भी बंटवारे होने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल। इसका चलिए अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। हाँ सर, हमें तो लगता है कि ये सरकार चीन से कुछ पैसा लिया है और इसके बदले में। जय हिंद। हेलो। हाँ, क्या इस देश के नेताओं ने पैसा लिया है? क्या चीन से कोई ब्लैकमेल हो रहा है? क्या चीन के पास कोई ऐसा सूत्र है कि यहाँ की सत्ता, यहाँ के अधिकारी, यहाँ के नेता, यहाँ का विपक्ष उस विषय पर उतना हमलावर नहीं होता जितना हमारे देश के संप्रदाय के साथ, हमारे देश के अस्तित्व के साथ, हमारे देश के किसी सीमा के साथ खिलवाड़ होने पर जो प्रतिक्रिया होनी चाहिए वो नहीं होती है? कारण क्या है? इस कॉलर का सवाल बिल्कुल जायज है कि क्या इसके पीछे कोई पैसे का प्रभाव है, क्या इसके पीछे कोई ब्लैकमेलिंग का प्रभाव है, या ऐसा क्या प्रभाव है जो शायद हमारे आकलन के बाहर है? अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद। जब नरेंद्र मोदी 16 मई को प्रधानमंत्री बनेंगे तब ये सब होएगा। तब तक क्या हम चुप बैठेंगे? हाँ, तब तक हम चुप बैठेंगे क्या? नहीं, चुप बैठना नहीं चाहिए, अभी काटना चाहिए। लेकिन अभी मनमोहन की सरकार कुछ नहीं कर रही है। कांग्रेस गवर्नमेंट चाइना से मिली हुई है, कुछ नहीं कर पाएगी। धन्यवाद। तो फेसबुक पर कई मैसेजेस आ रहे हैं, आप स्क्रीन पर भी उनको देख रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह जी जाते जाते कम से कम अपने सरदारी दिखा जाओ। अब तक मौन रहे, चुप रहे, कम से कम बुझने के पहले तो एक बार कुछ दिखा के जाओ, चाइना को सबक सिखा के जाओ। शायद मनमोहन सुने, पता नहीं। अगले कॉलर। जय हिंद। बने हुए बोलिए। हेलो। हाँ हाँ जी, मैं एक फौजी हूँ। हाँ। और मेरा नाम एहसन सिन्हा और कानपुर से बोल रहा हूँ। बोलिए बोलिए। पंडित नेहरू के जमाने से जो रक्षा की दुर्गति हुई है और पंडित नेहरू ने जितनी दुर्दशा देश की करी है वो चीन क्या करेगा, पंडित नेहरू ही कर चुके हैं। और ये चीनी की तो हिम्मत ही नहीं पड़ती है। अगर पंडित नेहरू जिस तरह का न्यूज डाले और पंडित नेहरू का जो परिवारवाद जो चलाए, इतना ये हुआ, सबसे बड़े गद्दार तो पंडित नेहरू हैं और उनका परिवार है। ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी, घोटाला, ये जितने भी हो रहे हैं कांग्रेस के शासन में हो रहे हैं। ये तो कांग्रेस तो भ्रष्टाचार का विश्वविद्यालय बन गया है। धन्यवाद। ऐसा कहा जाता है कि पंडित नेहरू बहुत ही उदार दिल के थे, लेकिन लीडरशिप कभी ऐसी नहीं होनी चाहिए। लीडरशिप दूरदृष्टि वाली होनी चाहिए। उन्होंने हिंदी चीनी भाई भाई की का जो नारा दिया था, उस नारे पर इस भाईचारे के नाते चाइना कभी भी विश्वासघात नहीं करेगा, ऐसा विश्वास
बल्कि अविश्वास होना चाहिए था नेहरू को, लेकिन वो नहीं था और उन्होंने चाइना के ऊपर अतिरिक्त भरोसा किया। उसने पीठ में खंजीर खूपा और तब हमारे हाथ में करने के लायक कुछ था नहीं और आखिर में हमको शरणागति या यूं कहे कि पराजय का सामना करना पड़ा। हमारे जो सैनिक थे उनके हालात बहुत खराब हुए। हम जो सामान्य कपड़ों में देश के अन्य हिस्सों में रहते हैं, -30-35 डिग्री के जगह पर भी साधारण जूतों में, साधारण कपड़ों में, साधारण बंदूकों के साथ हमारे सैनिक लड़ रहे थे। वहां पर वेदर के खिलाफ लड़ना ही जान से खेलना था। चाइना के खिलाफ लड़ने के लिए तो फिर भी उन्होंने भारत माता और देश प्रेम के कारण अपने शरीर में ऊर्जा बनाई, लड़े। लेकिन अगर उनको वो सुविधाएं दी जाती, अगर उनको जूते मिलते, अगर बर्फ में चलने वाले जूते मिलते, अगर बर्फ में पहनने वाले कपड़े मिलते, तो शायद हम इतनी बुरी तरीके से नहीं हारते। लेकिन अदूरदृष्टिता का जब नेतृत्व होता है तो निश्चित तौर पर देश को क्या नुकसान झेलना पड़ता है, ये पिछले 65 साल में जो हमको देखने को मिला है, इसके बावजूद भी हम नहीं सुधरे हैं। अगले कॉलर। हेलो, जय हिंद। जय हिंद सर। आपका ये चैनल ऐसा है जो चैनल देखने, बाकी तो सब चैनल घटिया हो गए और सब बिकाऊ हो गए। हेलो, बोलते रहिए। हाँ सर, जो आज के डेट में फैमिली के साथ बैठ के देखने लायक है, नहीं तो सब ऐसे के दिखाते हैं कि जिसको देखना भी फैमिली के साथ नहीं पसंद किया जाता है। और आधे से ज्यादा बिकाऊ चैनल हो गए हैं, सब खरीद लिए गए हैं। आपके चैनल को कोटि कोटि धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारा प्रयास ही ये है, हमने चैनल ही इसलिए शुरू किया है कि पूरा परिवार बैठकर टीवी के सामने देख सके। इसलिए हम जानते हैं, या हमें डीटीएच और केबल कंपनियों की तरफ से जब रिपोर्ट आते हैं तो देखा जाता है कि कई घरों में सुदर्शन हमेशा ऑन होता है, कई घरों में तो केवल सुदर्शन ही ऑन होता है और ऑफ होता है, टीवी ऑन तो सुदर्शन ऑन, टीवी ऑफ तो सुदर्शन ऑफ। ऐसे भी कई घर है। हम जानते हैं कि इस देश में ऐसी ज़रूरत थी और इसीलिए हमने इस चैनल को लाया है। हम इस परिवार के फीलिंग को देशभक्ति के साथ जोड़ना चाहते हैं। ये देश मेरा है और इसके लिए मेरा कोई कर्तव्य है, ये भावना बढ़ाना चाहते हैं और उसके लिए हम इस चैनल का समर्पण देश के लिए कर रहे हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ, जय हिंद। मैं ओम प्रकाश वर्मा बोल रहा हूँ फरीदाबाद से। हाँ, ये जो आप प्रोग्राम दिखा रहे हैं, बहुत ही मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ और आप बधाई के पात्र हैं। चाइना जिस तरीके से हमारी सीमाओं पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, उससे जब तक सरकार प्रतिक्रिया करेगी या कार्रवाई करेगी, उससे पहले हम देशवासियों को एक कदम उठाना चाहिए। कम से कम हम चाइना की जो सामान है वो खरीद ना करें, जिससे कि वो आर्थिक कमजोर हो जाएगा और भारत देश की तरफ देखने की हिम्मत नहीं करेगा। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद। एक अच्छा उपाय इन्होंने बताया था। हमने दिवाली के समय एक कैंपेन भी चलाया था। दिवाली में भी हम जो लक्ष्मी की पूजा घरों में करते हैं, क्या आप जानते हैं कि वो मिट्टी की बनी होनी चाहिए, ऐसा हमारी मान्यता है, ऐसी परंपरा है। लेकिन हम वो लेने के बजाय हम दुकानों से चाइना से बनकर आई लक्ष्मी को लेते हैं और वो लक्ष्मी से हम जो लक्ष्मी लाते हैं उसके पैसे की लक्ष्मी धन विदेश में चाइना के पास जाता है। उस मुनाफे से वो एक गोली भारत की सीमा पर खड़े चाइनीज सैनिक को देता है, जो भारत के खिलाफ चलाई जाती है। आपके मेरे भाई जो सीमा पर खड़े हैं, उनके सीने में घुसने वाली, उनको जान से मारने वाली, उनको शहीद करने वाली गोली को हम स्पॉन्सर करते हैं। उसको अगर रोकना है तो हमें चाइना के उत्पादकों को बैन करना चाहिए। इसकी मांग हमने कई बार की और हमने जो नया सुदर्शन का ये भवन बनाया, जो भारत का किसी भी चैनल से सबसे बड़ा भवन है, इसमें हमने एक भी चाइनीज चीज नहीं ली। हमने कहा भले महंगा पड़ेगा तो चलेगा, लेकिन हम चाइनीज उत्पादकों को नहीं लेंगे और हम चाइना के ऊपर बहिष्कार अपना जारी रखेंगे। अगर हर हिंदुस्तानी ये तय करे, भले उसके घर का बजट थोड़ा सा उसके कारण बढ़ जाए, हम कोई दूसरी चीज नहीं खाएंगे, एक रोटी कम खाएंगे, लेकिन हमारी उस एक रोटी के ज्यादा खाने के पैसे हम चाइना को इस देश के खिलाफ षड्यंत्र करने के लिए नहीं देंगे। चाइना का बायकॉट हर हिंदुस्तानी का पहला कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के साथ तो हम वैसे भी निपट लेंगे, लेकिन चाइना के साथ निपटने के लिए बहुत लंबी प्लानिंग, लंबी सोच, लंबी हिम्मत की जरूरत है और उसके लिए हर हिंदुस्तानी ने मार्केट में जो चाइना के उत्पाद है उसका बहिष्कार करना भी जरूरी है। अगले कॉलर। जय हिंद सर, मैं गणेश विश्वकर्मा गणेश बोल रहा हूँ। ये बताइए, एक बात संसद में नेहरू जी थे और कुछ लोग बैठे थे, उन्होंने बहस किया जो देश का बंजर जमीन है उसको देने से क्या फायदा है। तो एक आदमी ने कहा कि जब
आपका सर भी गंजा तो उसको भी दे दिया जाए, क्या दिक्कत है? पहली बात। और दूसरी बात, अभी इस देश में एक हिंदुस्तान में एक जो काटी बन के आ रहा है 1 रुपये का, वो मेड इन चाइना का बन के आ रहा है। जो मैं लैपटॉप पे बात कर रहा हूँ वो भी मेड इन चाइना का है। जो 500 का लैपटॉप आ रहा है, मोबाइल आ रहा है, वो भी मेड इन चाइना का। मुझे बताइए देश की हालत क्या कर रहे हैं लोग? ये देश को क्या चाहते हैं? देश को बेच कर गिरवी रख देंगे या देश को खा लेंगे ये? बिल्कुल। जय हिंद सर। क्या आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पर सिक्योरिटी इक्विपमेंट में, कम्युनिकेशन के इक्विपमेंट में चाइनीज चीजें ना हो, ऐसा नियम किया गया था, ऐसा एक तरीके से आदेश सरकार ने निकाला था। लेकिन जो सरकारी BSNL कंपनी है, MTNL कंपनी है, इन्होंने ही कुछ ऐसे इक्विपमेंट चाइनीज प्रोडक्ट लिए जो कि भ्रष्टाचार के ही कारण लिए होंगे, राष्ट्र के सुरक्षा के साथ समझौता करके और किस कारण लिए जा सकते हैं। कंपनी को कम पैसे में चीज़ें मिले, इतना सोचने का ज्ञान या इतनी कमिटमेंट कंपनी के साथ तो BSNL के लोगों की होगी, ऐसा नहीं लगता है। लेकिन ये प्रोडक्ट BSNL, MTNL जैसे सरकारी कंपनियों ने लिए, कहा जाता है कि उसके कारण चाइना के इंटेलिजेंस वाले लोग अपने देश में बैठ के यहाँ के टेलीकॉम के कॉल को, लॉक को, यहाँ के कन्वर्सेशन को ट्रैक कर सकते हैं, आपके हमारे फ़ोन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। और सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण जितने नंबर है, जितने व्यक्ति है, जितने संस्था है, उनके कन्वर्सेशन को वहाँ पर विजिलेंस के तरीके से रिकॉर्ड करके रखते हैं। हमारी गुप्त सूचनाएं उनके पास जाती है। हम व्यक्तिगत तौर पर तो शायद केवल आर्थिक दृष्टिकोण से चाइना को फायदा पहुंचा रहे, लेकिन सरकार की व्यवस्था में बैठे हुए कुछ लोग तो उनको इंटेलिजेंस इनपुट भी दे रहे हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। ओके बोलिए। वंदे मातरम। वंदे मातरम। डॉक्टर भारती बोल रहा हूँ पुणे से सर। हाँ। और चाइना जो है हमारे पे 2 तरह के अटैक कर रही है, एक तो बॉर्डर पे और दूसरे रिटेल मार्केट में सर। बॉर्डर पे जो अटैक हो रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार पंडित जवाहरलाल नेहरू नामक एक बहुत बड़े शासक है सर, जिन्होंने कुछ भी अच्छी तरह स्ट्रांग पॉलिसी नहीं ली है चीन के बारे में। और दूसरा सर रिटेल मार्केट जो हो रहा है, जो हर एक भारतीय एक चीज खरीदता है तो उसमें मेड इन चाइना लिखा होता है, तो हर एक भारतीय की एक जरूरत है कि वो देखे कि ये चाइना वाला मॉडल है तो नहीं लेंगे। भले उससे हम उसके बिना रह सकते हैं, लेकिन चाइना का मॉडल नहीं है, हर एक भारतीय के लिए करना होगा सर। चाइना से लड़ने के लिए बाकी शत्रु तो पाकिस्तान वैसे शत्रुओं के से हम लड़ सकते हैं, पर चाइना के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग की जरूरत है सर। वंदे मातरम। बिल्कुल, इन्होंने सही कहा कि केवल सीमा पर चाइना हमारे खिलाफ युद्ध नहीं लड़ रहा है, वो हमारे देश के खिलाफ युद्ध लड़ने के सारे तरीके अपना रहा है। वो पाकिस्तान जो हमारा शत्रु है, शत्रु का शत्रु मित्र इस नाते से पाकिस्तान को मदद कर रहा है। पाकिस्तान के महत्वपूर्ण जो पोर्ट है वो चाइना बना रहा है। हमारे देश की विदेश नीति इतनी कमज़ोर रही कि हमारे आसपास के पड़ोसी जो देश है, जो कभी भारत को नेतृत्व मानते थे, वो श्रीलंका, भूटान, नेपाल, म्यांमार ऐसे देशों में भी चाइना अपनी बैठ पठा रहा है। और उसके कारण उसके पास कंट्रोल की चीजें आ रही है, जो भारत के सुरक्षा के साथ बड़ा खिलवाड़ के लिए निर्णायक साबित हो सकती है। अगले कॉलर। जय हिंद। सुरेश जी। हाँ। सीपी वर्सेस राजस्थान से बोल रहा हूँ सर। बोलिए। 1962 में चीन ने भारत पर हमला करके भारत के बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, वह अरुणाचल तक आ गया। सिक्किम पर भी अपना हक जता रहा है। अरुणाचल के तवांग स्थित बौद्ध मंदिर को भी चीन का हिस्सा बताता है। नेहरू ने 1950 में तिब्बत पर चीनी अतिक्रमण के समय खामोश 7 दिसंबर 1950 को नेहरू को सरदार पटेल जी ने पत्र लिखकर चेतावनी दी थी। फौजी हमले पर पर्दा डालने के लिए चीन ने भारत से धोखा किया है। सरदार पटेल की शंका सही साबित हुई। चीन ने सिकियांग, मंगोलिया, चंगाई आदि पर जबरन कब्जा किया हुआ है। मैं इस सबके लिए पूर्णतः नेहरू को जिम्मेदार मानता हूँ। हरियाणा में कहते हैं नानी खत्म करे और दोइती दर भुगते। नेहरू का किया कार्य आज भारतवासी भुगत रहे हैं। पटेल जैसा व्यक्तित्व की आज भारत को आवश्यकता है। जय मां भारती। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल करके अपनी बात को रख सकते हैं। जय हिंद। बोलिए। आप लाइव में जुड़ चुके हैं जी। चलिए अगले कॉलर के पास चलते हैं। हम कॉलर को कहेंगे कि समय की बर्बादी मत करिए, अपनी बात को मौका मिलते ही तुरंत रखिए। जय हिंद। वंदे मातरम। मैं गुड़गांव से बात कर रहा हूँ। हाँ। मैं आपके देशभक्ति के जज्बे को सलाम करता हूँ, लेकिन सर मुझे हमें एज ए आम आदमी की तरह ये समझ नहीं आता है कि हम देश के प्रति कैसे कर सकते हैं और आपके साथ में हम कैसे योगदान कर सकते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, आप हमसे जुड़ सकते हैं। हम हमेशा ये कहते हैं कि हम केवल एक चैनल के नाते नहीं, एक मिशन के नाते, एक आंदोलन के नाते आगे बढ़ रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़कर भी विभिन्न प्रकार के कामों को कर सकते हैं, और जो आप घर बैठे कर सकते हैं वो चाइना के उत्पादकों को बाइकआउट करके कर सकते हैं। आप खुद अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को ये कह सकते हैं। क्या आप ऑनलाइन हैं? शायद कॉलर संपर्क टूट दिया है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार। जय हिंद सर। हाँ सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान से ज्यादा तो अपने को चाइना से बहुत ज्यादा डर लग रहा है, और वैसे भी थोड़ा खौफ अंदर दिल में है चाइना के बारे में। हाँ, तो सर इसके लिए तो बहुत कुछ करना पड़ेगा, और ये क्या नाम, जो केंद्र सरकार ऊपर बैठी हुई है वो चाइना हरकत कर रही है ना, वो उसके हिसाब से तो अपने को केंद्र सरकार से डर लग रहा है अभी। बिल्कुल। हाँ सर, इसके लिए कुछ जरूर करना पड़ेगा, जरूर। बिल्कुल, धन्यवाद। मन में डर होना स्वाभाविक है, क्योंकि चाइना बहुत बड़ी ताकत है, और चाइना एक मिलिट्री रूल्ड, एक तरीके से डिक्टेटरशिप, भले वो ग्रुप कुछ लोगों के द्वारा चलाई जाती हो, एक व्यक्ति ना हो, लेकिन एक ग्रुप ऑफ डिक्टेटरशिप है, जो अगर निर्णय करे उनकी देश की जनता की इच्छा के विरुद्ध निर्णय कर सकते हैं, और दुनिया की कोई ताकत उनको रोके ऐसी स्थिति नहीं है। चीन को अमेरिका के साथ उन्होंने जो कंपटीशन चलाया है, अमेरिका को भी कई बार चीन के सामने झुकने की नौबत आती है। अमेरिका के कर्जे में चीन का बहुत बड़ा योगदान है, और अमेरिका पर जो दुनिया भर का कर्जा है उनमें सबसे ज़्यादा पैसे अगर किसी से उन्होंने लिए हैं तो चाइना से लिए हैं। चाइना के उत्पादकों से अमेरिका, यूरोप, तमाम देश परेशान हैं उनके सस्ती इकोनॉमी के कारण, लेकिन ये उनका एक बहुत बड़ा षड्यंत्र भारत के लिए इसलिए है कि यहाँ के उद्योगों को मार गिराया जाए, बंद कराया जाए, यहाँ की अर्थव्यवस्था को खराब किया जाए। इसके लिए सस्ते प्रोडक्ट यहाँ भेजने के लिए चाइना उनके ऊपर टैक्स नहीं लगाता, भारत सरकार आंख मूंद लेती है, और हमारे कई व्यापारी उसमें, उस षड्यंत्र में देशद्रोह का काम करते हैं। क्या आप जानते हैं, चाइना से आने वाली 1000 रुपए के चीज के ऊपर 10 रुपए कीमत लिखी होती है। सीमा शुल्क अधिकारी उस 10 रुपए को देखकर बिलिंग करता है, टैक्स भरवाता है, और अंदर चीज 1000 रुपए की होती है। चाइना जितना हमारे लिए देशद्रोही है, हमारे देश का दुश्मन है, उससे बड़ा दुश्मन वो व्यापारी है जो यहाँ पर चाइना के उत्पादकों को लाता भी है, लाते समय उसकी गलत कीमत दिखाता है, टैक्स भी चोरी करता है, और चाइना को फायदा पहुंचाता है, और हम उसको खरीदकर उसके उस षड्यंत्र का हिस्सा बनते हैं। हम भी उतने दोषी हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। वंदे मातरम। हाँ भैया देखिए, हम यहाँ पे न्यूज में अगर कुछ बोलते हैं ना, उसका इतना प्रभाव नहीं होता है। क्या है ना, अपना एजुकेशन जो है वो सिस्टम को लाना है। जैसे कि चाइनीज प्रोडक्ट जो है ना, उसका एक लिस्ट बनाई है। जैसे कि हमारा बार कोड होता है, चाइनीज का एक बार कोड होता है, एक लिस्ट बनाई है, मेजर प्रोडक्ट क्या इंडिया में सेल होता है। हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो यूथ लोग होते हैं उनको टारगेट कीजिए, टेल देम, उनको बोलिए कि ये प्रोडक्ट हम नहीं खरीदेंगे अगले 1 साल के लिए। लेकिन जैसे कि हम न्यू ईयर का रेजोल्यूशन करते हैं, एक रेजोल्यूशन लेते हैं कि हम नहीं खरीदेंगे 1 साल के लिए, देखिए उससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। हम ऐसे बोलेंगे कि चाइनीज प्रोडक्ट नहीं खरीदिए, तो लोगों को पता नहीं चलता है कि क्या चाइनीज प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं। बिल्कुल, यह अभियान हम चलाने के लिए तैयार है। अगर कोई सामाजिक संस्था आगे आती है तो उसको बढ़ावा देने के लिए भी तैयार है। ऐसा करना किसी चैनल के लिए, कुछ लोग कहेंगे कि आपका काम तो खबर चलाना है, लेकिन सुदर्शन केवल खबरें चलाने के लिए तैयार नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा स्लोगन है केवल चैनल नहीं, देश नंबर 1 बनाना है। इसलिए इस देश को बचाने में निर्णायक भूमिका करने वाला मुद्दा चाइना है, और चाइना के उत्पादकों को बाइकआउट करने के हमारे इस ओपन आह्वान पर अगर आप साथ देना चाहते हैं तो हम सब मिलकर ऐसे कैंपेन चला सकते हैं। बहुत अच्छी बात इस कॉलर ने कही कि जो हमारे युवा है वो जो पेन यूज करते हैं, जो कॉपी यूज करते हैं, जो और चीजें यूज करते हैं, उनमें भी अगर हम इस देश के इतने बड़े आबादी को एड्रेस करने में कामयाब हो गए, और उनमें से अगर हम 50% यश भी पहले साल लाते हैं, तो कई लाख करोड़ रुपए का नुकसान हम चीन को कर सकते हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। जी, आजकल जो भी ये चाइनीज आइटम आ गए हैं, मोबाइल वगैरह जितने भी उपकरण हैं, ये सब चाइना से हम आयात किए जाते हैं। जी, तो इन सभी को उपकरणों को बंद कर देना चाहिए। हमें चीन से किसी तरह का कोई लेन देन नहीं रखना चाहिए।
हमारे पास भारत में जब इतने संपन्न वैज्ञानिक हैं, उनके पास अक्ल है, सब कुछ है, वो खुद उपकरण बना सकते हैं। इन्हें चाइना से, और चाइना हमारे साथ गद्दारी कर रहा है, पड़ोसी मुल्क भारत के साथ जब गद्दारी कर रहा है तो उस मुल्क से नाता ही तोड़ देना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। जो अपने दुश्मन को नहीं पहचान सकता उसका अंत निश्चित है, जो अपने दुश्मन के चाल को नहीं पहचान सकता उसका अंत निश्चित है, और जो अपने दुश्मन के प्रति हमदर्दी रखता है उसका अंत निश्चित है। जो अपने दुश्मन को अप्रत्यक्ष रूप से मदद करता है वो दुश्मन का दोस्त और देश का देशद्रोही है, जिसमें इस देश का चाइना का उत्पाद खरीदने वाला हर भारतीय आता है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोलचाल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए चाइना का। चाइना की गंदी हरकतों के बाद भी सरकार शांत है, मनमोहन सिंह मौन में है, देश चुप है, मीडिया बता नहीं रहा है, और ऐसे में चाइना अपने एक के बाद एक कुटिल चाल चल रहा है। अब भी चाल चली है। भारत का प्रतिनिधिमंडल जो चाइना जाने वाला था उसमें से अरुणाचल के प्रतिनिधियों को उन्होंने वीजा नहीं दिया और कहा कि इनको वीजा की जरूरत नहीं, अर्थात चाइना ने दोबारा बार बार अरुणाचल को चाइना का हिस्सा करने का षड्यंत्र जारी रखा है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। अच्छा सुरेश जी नमस्ते। नमस्कार सुरेश जी, मैं ये कहना चाहता हूँ जैसे कि चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनको सबको पता है कि जब हमारा भारत अंदर से सुदृढ़ नहीं है और हम आपस में टूटे हुए हैं, जाति में बिखरे हुए हैं, इसी का फायदा चीन और पाकिस्तान उठाना चाह रहा है, और इसी तरह से हमने अपनी सीमा सुरक्षित नहीं कर सकते, क्योंकि इसे पता है कि जब अंदर से सुदृढ़ नहीं है, हम अपने आप को बचा पा रहे हैं तो बाहर से हम क्या बचाएंगे। इसलिए हमारी सरकार ऐसी ढीली है, जब हमें अंदर ही लड़वा रही है, आपस में मिटवा रही लड़वा कर, तो हमारे देश को क्या बचाएंगे। इसलिए मैं आग्रह करता हूँ कि हमें मतलब पब्लिक को ही, नेताओं को इतना दबाव देना चाहिए, प्रेशर देना चाहिए, ताकि इन्हें ऑटोमेटिक दबाव देने के बाद भी जब ये देश पे ध्यान दें और हमारी सीमा को बचा पाएंगे। हमें कदम उठाना पड़ेगा, ना कि नेताओं को, क्योंकि ये नेता ऐसा हो चुके हैं जो कि हमारे देश को बचाने की बजाय और डुबो रहे हैं। धन्यवाद। बिल्कुल, धन्यवाद। कई देशों को तो चाइना के साथ भी बड़े आर्थिक अच्छे संबंध है। उनकी कंपनियां, उनकी संस्थाएं चाइना के साथ आर्थिक लेन देन में डूबी हुई है, और ऐसे में उनसे क्या अपेक्षा की जा सकती। क्या आप जानते हैं कि जब से बाबा रामदेव और तमाम लोगों ने, देशभक्तों ने काले धन की बात उठाई है, स्विस बैंक जो कि देश में बच्चा बच्चा जानता है जहां पर काला धन रखा जाता है, ये बात जब से उठाई है, जब से उसके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बना है, तब से कई लोगों ने यूरोप से या अन्य देशों से पैसा हटाकर वो चाइना के कुछ ऐसे जिसको टैक्स हेवन कंट्रीज कहा जाता है वहाँ पर रखा है। चाइना में अगर वो पैसा उनका है और अगर कभी उनके साथ संबंध खराब होते हैं तो पैसा चाइना वापस कभी नहीं देगा, ये वहाँ रखने वाले जानते हैं। लेकिन उसकी गुप्तता बहुत ज़्यादा सुरक्षित है, क्योंकि यूरोप, स्विस या अन्य देश किसी दबाव की स्थिति में उन आंकड़ों को जारी कर सकते हैं, लेकिन चाइना ऐसा करेगा नहीं। और दुनिया के काले कमाई को अपने यहाँ पर अड्डा बनाने के लिए चाइना ने जो दरवाजा खोला है, उस दरवाजे में भी हमारे यहाँ के कई नेताओं की पूंछ अटकी हुई है। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए सर। ऐसा चीन जो है कि मतलब माल कैसे आखिर हमारे वहाँ आता है? कुछ माल तो अधिकृत आता है, लेकिन कुछ माल तो ब्लैकमेलिंग से भी आता है। तो जानना चाहता हूँ सर, इसको रोकने के लिए मतलब कैसे मतलब उपाय किया जा सकता है? दो स्तरों पर उपाय हो सकते हैं। पहला स्तर है सरकारी, दूसरा स्तर है हमारा व्यक्तिगत नागरिक उपाय। सरकार तो जब आएगी नहीं तब देखेंगे, लेकिन हम और आप इस मिनट से तय कर सकते हैं कि चाइना का बंदोबस्त हम उसके प्रोडक्ट पर बायकॉट करके, उसका निषेध करके, उसको खरीदना बंद करके कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम में कारणों भी नजर डालते हैं। चीन की साम्राज्यवादी नीति, चीन की लालची नजर हमेशा से ही अपने पड़ोसी मुल्कों पर रही है। भारत को लेकर वो खास तौर पर आक्रामक नीति अपनाए हुए है।
भारत के कुछ हिस्से चीन की साम्राज्यवादी नीति के निशाने पर हैं और इन हिस्सों में चीन अपना विस्तार करने की रणनीति अपनाए हुए है। अरुणाचल प्रदेश को लेकर तो चीन खास तौर पर आक्रामक है। उसे लग रहा है कि अरुणाचल प्रदेश पर आसानी से उसका कब्जा हो सकता है और अगर कब्जा नहीं भी होता है तो कम से कम वो रणनीतिक तरीके से इस मामले को उलझाए तो रख ही सकता है। चीन अरुणाचल प्रदेश पर अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने के लिए सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का भी सहारा ले रहा है। चीन के खिलाफ सटीक रणनीति नहीं, चीन जैसे खतरनाक साम्राज्यवादी देश को लेकर आज तक हम कोई ठोस विदेश नीति नहीं बना पाए। शुरू से ही चीन के मामले में हम गफलत में हैं। चीन की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। भारत के नीति निर्धारक चीन के चरित्र को लेकर शुरू से ही गफलत में रहे हैं। चीन कई मौकों पर जाहिर कर चुका है कि भारत से संबंधित अपने हितों को सुरक्षित रखने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। बावजूद इसके भारत के विदेश मंत्रालय के अधिकारी कान में तेल डालकर सोए रहते हैं। इतना ही नहीं, चीन से संबंधित सूचनाओं को भी दबाने की कोशिश करते हैं। सरकारों की टालमटोल की नीति। हमारे देश में राज करने वाली सरकारें चीन के खिलाफ हर मामले पर टालू रवैया रखती हैं। जब मीडिया में ऐसा कोई मामला उछलता है तो सरकार एक दो लाइन का बयान जारी करके मामले को ठंडे बस्ते में डाल देती है। जिस तरह चीन अरुणाचल प्रदेश को लेकर लगातार साजिश रच रहा है, भारतीय कूटनीति उसका सटीक जवाब नहीं दे पा। कई कॉलर वेटिंग में हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर, मैं जालना से शिवकांत बोल रहा हूँ। हाँ, ये कांग्रेस की गलत नीतियों की वजह से देश का दुर्भाग्य है हमारे कि कांग्रेस नेहरू गांधी परिवार की वजह से हाथों में राजनीति मतलब सत्ता आने की वजह से पूरे 60 साल में बर्बाद करके रखे वाले, और चाइना ही क्या किसी भी विदेशी प्रोडक्ट को अपने इंडिया में यूज नहीं करना चाहिए। हम हमारे तरफ से ये आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि एक भी किसी भी विदेशी प्रोडक्ट को यूज नहीं करना चाहिए। और इस समय एक बहुत बड़ा मौका है कि इस अपने को ये कांग्रेस को उखाड़ के फेंक देना है अपने देश से। धन्यवाद। चलिए, जो स्वदेशी की बात है वो इस देश के लिए अनिवार्य है। ये इसके पहले लोकमान्य तिलक ने भी की थी, सावरकर जी ने भी की थी, राजू दीक्षित जी ने भी की थी, लेकिन इसको अमल में कोई नहीं ला रहा है। हमें तकनीक तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि तकनीक के लिए तो हमारे ये समय के साथ सामंजस्य बनाने के लिए आवश्यकता है। लेकिन कई बार हमको जब तकनीक भी नहीं मिली, जैसे आपको पता होगा कि इस देश को जब सैटेलाइट भेजना होता है किसी भी देश को, तो क्रायोजेनिक इंजन चाहिए होते हैं। वो क्रायोजेनिक इंजन जो PSLV में लगाए जाते हैं वो हमें अमेरिका ने भी नहीं दिए और हमें रशिया ने भी नहीं दिए। तब हमने अपने खुद के शास्त्रज्ञों के, हमारे वैज्ञानिकों के बुद्धि के कौशल और प्रतिभा के आधार पर बना लिए। सुपर कंप्यूटर भी अमेरिका ने बनाया लेकिन हमको नहीं दिया, लेकिन वो हमारे यहाँ के रमेश भाटकर और कंपनी ने बनाया। ये भारत के प्रतिभा का विशेषता है, एक विशेषता है, लेकिन हम उसका उपयोग करने के बजाय विदेशी कंपनियों पर ज्यादा भरोसा करते हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, जय हिंद सर। बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा था यहाँ पर कि अभी सारी बातों में एक बहुत अच्छी चीज निकल के आई है कि हम लोग एक ऐसा कैंपेन चलाएं और आपके सहयोग से हम इस कैंपेन को अच्छा चला सकते हैं। जैसे कि आप अपने फेसबुक पेज के थ्रू एक कैंपेन स्टार्ट कीजिए। हम पूरे ऑल ओवर इंडिया से और पूरे वर्ल्ड से जो भी इंडियंस हैं वो इस चीज को सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल। हमें एक लीडर चाहिए और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप हमें थोड़ा सा गाइड कीजिए और हम इस कैंपेन को चलाते हैं। जैसे कि आशाराम बापू को बंद कर दिया गया है, राजू दीक्षित जी को मार दिया गया, जो भी भारत के लिए काम करता है उसके अगेंस्ट हो जाती है पूरी की पूरी गवर्नमेंट। तो हमें एक थोड़ा सा लीडरशिप चाहिए, आप वो लीडरशिप दीजिए और हम इन सारे अपने भारत के दुश्मनों को नेस्तनाबूद कर देंगे। धन्यवाद। हम सब मिलकर इस काम को करेंगे। हमने तो शुरू भी किया हुआ है। इस देश के कई पत्रकार चाइना के खिलाफ बोलने से डरते हैं। वो कहते हैं कि चाइना बड़ा शातिर है, चाइना कब आपका कहां से कांटा निकालेगा पता भी नहीं चलेगा। वो गोली भी दे देगा या स्वीट पॉइजनिंग भी कर देगा या आपको फंसा भी देगा, और शायद आपके समर्थक उस बात को समझ भी नहीं पाएंगे। इसलिए चाइना के खिलाफ बोलने को लोग तैयार नहीं, लेकिन हमारा ये वचन है कि इस देश का कोई भी दुश्मन हो उसके खिलाफ लड़ने के लिए हम आपको साथ लेकर कुछ भी करने को तैयार है। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी। बोलिए। सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो अपने मोबाइल वगैरह ये तो चलो छोटी मोटी बात है, वैसे ये भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन
जो अभी थोड़े समय पहले भारतीय हरक्यूलिस विमान जो हादसा हुआ, उसके अंदर भी चाइनीज उपकरण पाए गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। इस टाइप